हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये खुद एक प्रिंसिपल बन गया है जिसके प्रिंसिपल के बेस्ड पर आगे हम इसके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो एप्लीकेशंस हैं मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में है क्या? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है किन सब चीज़ों का? तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है एक डिफरेंट वे में, ब्रिज के फॉर्म में। ठीक है, ब्रिज के फॉर्म में है, इस वजह से इसके नाम में हम लोग क्या लगाए हुए हैं? ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इंट्रोडक्शन हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज से एक्चुअली काम क्या होगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज से काम ये होगा कि हमारे पास अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है जिसका आपको रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो हम उस रेजिस्टेंस को इसमें फिट करेंगे और हम इसके प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? उस अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज जो मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, तो क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। यहां पर हम 4 रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और चौथा रेजिस्टेंस ये हो गया। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, R4, और इसे हम लोग जोड़ देते हैं एक बैटरी से। ठीक है, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D। ये पोटेंशियल हमने दे दिया। ठीक है, तो आप कहेंगे ब्रिज कहाँ है? तो देखिए यहां से 2 रास्ते हैं, फिर ये 2 रास्ते यहां जाकर फिर आगे मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं? ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक वायर इस एंड से इस एंड तक जोड़ देते हैं और इसमें एक डिवाइस जोड़ देते हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, और इसके पास भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी, इस वजह से रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन डिफरेंट वे इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ब्रिज के फॉर्म में जब हम उसे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके बाद देखें तो इस ब्रिज में ये ब्रिज हो गया। अब इसका 2 केस है, इसके 2 केसेस है। क्या केसेस है? पहला केस क्या है? तो पहला हम कहेंगे कि अगर आप ये जो गैल्वेनोमीटर है तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये प्रेजेंस ऑफ करंट को बताएगा। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब या तो करंट IG मतलब करंट गैल्वेनोमीटर वाले लाइन का। ठीक है, IG करंट फ्लो हो रही है, इस वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। करंट B to D भी हो सकती है और B से B की तरफ भी हो सकती है। लेकिन अगर ये करंट इसमें है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास हायर पोटेंशियल है, इसके पास लोअर पोटेंशियल है, या इसके पास हायर पोटेंशियल है, इसके पास लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट वहीं पर फ्लो होगी जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट यहां पर अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब कि इस वाले लाइन में B से D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि ब्रिज जो है वो अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस का केस क्या है? अनबैलेंस का केस ये है कि when there is current between B and D, B और D के बीच में करंट हो, डेट इज, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट B नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट D। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में से कोई एक बड़ा है और कोई एक छोटा है। अब जो दूसरा केस है अनबैलेंस के बाद, वो क्या है? बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड कब कहेंगे? तो बैलेंस कहेंगे कि हम अगर देखें कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब करंट तब फ्लो नहीं होगी जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। तो हम कह सकते हैं when there is no current, when there is no current between B and D,
तो नो करंट मतलब कि VB बराबर हो गया किसके, VD के। अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल है तभी करंट फ्लो नहीं होगी, अदरवाइज फ्लो होगी। तो ये दो केसेस हैं किसका, अनबैलेंस और बैलेंस का। तो हम जो अपना रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस है, उसका पता हम किस में लगाएंगे, तो उसका पता हम बैलेंस्ड वाले केस में लगाएंगे, क्योंकि इस वाले केस में जो IG है वो क्या है, 0, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं है। इस वाले B से D के वाले लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब कि IG कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसके आगे हम रेजिस्टेंस का अगर हम पता लगाएं, या बैलेंस्ड केस में ये जो रेजिस्टेंस है ये किस तरह होंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये लिख देते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ यूज करना है यहां पर। कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लूप ले लेते हैं, ठीक है। हम एक लूप ले लेंगे, इन लूप कौन सा लूप ले रहे हैं, ABDA। इसमें हमें बढ़ना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। उससे पहले हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी। तो यहां से अगर मान लेते हैं I करंट निकली, यहां I करंट, यहां भी I है, लेकिन यहां जाकर I1 हो गई, ठीक है, यहां जाकर I3 हो गई, ठीक है, I2 हो गई, सॉरी I2 हो गई, और फिर यहां जब पहुंची तो फिर ये I1 है, और यहां इस वाले लाइन में IG है, और फिर ये वाली हो गई I2, और फिर I2 I1 मिलकर I1 I2 मिलकर वापस कितनी करंट निकल कर आई, ठीक है। तो यहां पर इस वाले करंट को हम इग्नोर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम बैलेंस केस लिए हैं जिसमें IG कितना है, 0। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, तो I1 यहां से चलेगी यहां, और I2 यहां से चलेगी इस तरह से। इस वजह से हम IG को इग्नोर करके कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन लूप ABDA में अगर हम ऐसे बढ़े, A से स्टार्ट करें तो हमें मिलेगा I1 R1 प्लस होगा क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इस तरफ ये तो 0 है इसलिए इसका केस ही नहीं लेंगे। इधर जब हम लौटेंगे तो देखिए हम करंट के अपोजिट बढ़ रहे हैं, इसलिए हो जाएगा माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो मिलेगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। तो I1 अपॉन I2 आ जाएगा R1 R3 बाई R1। ये एक चीज मिल गई हम लोगों को, इसे मान लेते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लूप लेंगे, इन लूप। अब कौन सा लूप लेते हैं, इन लूप BCD। इस लूप में भी हम अगर ऐसे ही बढ़े, क्लॉकवाइज बढ़े, तो फिर से देखिए इस लूप में भी अगर हम बढ़ेंगे तो यहां से शुरू करें तो I1 R2 हो जाएगा, I1 R2, ठीक है। इधर आएंगे फिर इधर आएंगे तो करंट से अपोजिट आ रहे हैं तो ये हो जाएगा I2 R4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले में IG कितना है, 0। इस वजह से इस वाले लाइन का हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए I1 R2, अब इसे सॉल्व करेंगे तो I1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 R4। तो I1 अपॉन I2 आ जाएगा R4 अपॉन R2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब देखें ए और बी को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ए एंड बी। ए और बी को अगर आप कंपेयर करें तो I1 बाई R2 R3 बाई R1 है, I1 बाई R2 R4 बाई R2 है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें दोनों को कंपेयर करने पर, R3 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R2। तो इसे अगर हम अरेंज करके लिखें तो R1 बाई R3 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 बाई R4। तो ये जो रिजल्ट आया है इसमें एक्चुअली हम अरेंज इस तरह से करेंगे कि 4 रेजिस्टेंसेस में से 3 रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हमें पता होगा, ठीक है, लेकिन एक का पता नहीं होगा। तो जब हम बैलेंस केस में ले जाएंगे इस ब्रिज को, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को, और बैलेंस केस में इस वाले फॉर्मूला को, इस वाले पैटर्न को यूज करेंगे तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो बैलेंस केस में, व्हीटस्टोन के बैलेंस्ड केस में ये रिजल्ट, ये काम सारे होने हैं, ठीक है। तो ये खुद एक प्रिंसिपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये खुद एक प्रिंसिपल है
और इसका रिजल्ट क्या है, इससे काम क्या होता है, तो इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेस को पता करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर कुछ एप्लीकेशन है, जैसे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।